तो फ्रेंड्स, तो हम अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कॉग्निशन। कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कॉग्निशन क्या होता है। तो कॉग्निशन क्या होता है, जितनी भी आप एक्टिविटीज़ करते हो, कोई भी आप नॉलेज एक्वायर करते हो, या जो हम कहते हैं कि कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ जो आपके दिमाग से रिलेटेड है, आपके माइंड से रिलेटेड है, आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, उसको गेन कर रहे हो एक्सपीरियंस को, जो हमारी कॉग्निटिव जो है डेवलपमेंट की जितनी भी थ्योरीज़ हैं, तो ये सारी क्या होती है, हमारा ये पूरा क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम नॉलेज हम गेन करते हैं थॉट से। कोई चीज़ों को करके देखना, लर्निंग बाय डूइंग करेंगे, अपना सेंसेस जो हमारा सेंसेशन होगा, हमारा एक्सपीरियंस होगा उस चीज़ से, तो वो हमारा कॉग्निशन होता है। अब सेकंड है हमारा इसका जो प्रोसेस ऑफ बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस। नहीं, तो ये हम इसके डेफिनेशन में नहीं कह सकते, क्योंकि बायोलॉजिकल चेंजेस आपने देखा होगा कि जो हमारे एमआर होते हैं लोग, उनका बायोलॉजिकल चेंजेस तो उसमें भी होता है। जो थोड़े मेंटली रिटार्डेड हैं, स्पेशल बच्चे हैं, वो भी होते हैं बायोलॉजिकल चेंजेस। लेकिन जो कॉग्निशन है वो माइंड से रिलेटेड होता है, कि आपका माइंड कितनी अच्छे से आपका डेवलपमेंट हो रहा है। तो सेकंड नहीं होगा, थर्ड भी नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एटीट्यूड और इंटरेस्ट का डेवलपमेंट होना ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि एटीट्यूड और इंटरेस्ट तो हम किसी चीज़ को बार बार करके रिपीटिशन से हम कर सकते हैं, लेकिन किसी चीज़ में माइंड लगाना वो एक अलग बात होती है। स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी इसमें नहीं आएगा। तो क्योंकि स्ट्रक्चरल चेंजेस में क्या है कि आपकी बॉडी की शेप चेंज हो रही है, ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो हैं ये सारे इसमें नहीं आता, ये दिमाग से रिलेटेड कॉग्निटिव पार्ट होता है। अब आ जाता है हमारा, व्हाट आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डेवलपमेंटल चेंजेस दैट आर फाउंड और अकर इन द एज ग्रुप ऑफ 2 to 7 ईयर्स। कि 2 से 7 साल के बच्चे में क्या क्या आपको चेंजेस दिखने को मिलते हैं। तो जैसे हमें पता है कि जो 2 से 7 साल के जो बच्चे होते हैं वो क्या, अगर हमने जो पढ़ी थी, हमने जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ी थी, उन्होंने भी बोला था कि जो हमारी सेकंड स्टेज होती है, जो हमारी जो फर्स्ट स्टेज होती है, जो हमारी 0 to 2 ईयर्स की होती है, ठीक है, उसकी वो होती है हमारी सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है, जिसके अंदर हमारी इन्फेंसी आती है। फिर आती है हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज मतलब 2 से 7 साल के बच्चे जिस स्टेज में आते हैं, तो उस स्टेज के बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, वो क्यूरियस होते हैं, उनका डेवलपमेंट होता है, उनका लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो, उनका फिज़िकल डेवलपमेंट हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें आती हैं। तो अब इसके अंदर जो होता है कि अब आप देखिए, चिल्ड्रन लर्न अबाउट द वर्ल्ड थ्रू बेसिक एक्शन सच एज सकलिंग और ग्रेस्पिंग। कि जो बच्चे जो हैं इसके अंदर बेसिक एक्शन सक करके और ग्रेस्प करके चीज़ सीखते हैं। नहीं, ये जो सक करना और ये ग्रेस्पिंग, ये सारे वो करते हैं इन्फेंसी की स्टेज में। कि जो आपने पढ़ा था कि बच्चा क्या होगा, इन्फेंट चाइल्ड जो होगा, इन्फेंट होगा, जो वो चीज़ों को पकड़ता है, उसको सक कर लेता है, ठीक है, टच करता है, वो छोटा बच्चा, वो हमारा इन्फेंट चाइल्ड होता है। अब जो दूसरा आ जाता है ऑप्शन कि चिल्ड्रन जो है सिम्बॉलिक थिंकिंग स्टार्ट कर देते हैं और वर्ड्स और पिक्चर्स टू प्रेजेंट ऑब्जेक्ट। और ये क्या करते हैं, हाँ, तो अब आपने देखा होगा जो 2 से 7 साल के बच्चे होते हैं, उनकी जो थिंकिंग होती है वो सिम्बल्स से रिलेटेड होती है। वो सिम्बल्स को देख के पूछते हैं कि ये किस चीज़ का सिम्बल है। अच्छा, तो ये अगर हम बच्चों को सिखा देते हैं कि अलग अलग, जैसे मान लो रिलीजन के सिम्बल हैं, या ये हमारा क्या कहते हैं, ये डेंजर का सिंबल होता है, या कोई भी चीज़ें जो होते हैं वो उस चीज़ों को रिलेट करते हैं। कोई उन्होंने मान लो इमेज देखी है अपनी, जैसे आप सबसे अच्छा होता होगा कि आप देखते हो कि आप बच्चे को कायदा पढ़ाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, बच्चे एप्पल की इमेज उसके अंदर देख रहे हैं। तो जब उसने फ़ोटो वो सिंबल देख लिया है, जब वो रियलिटी में एप्पल देखता है, मैंगो देखता है, तो उस सिंबल से उसको रिलेट करता है, वर्ड्स और पिक्चर से चीज़ों को रिप्रेजेंट कर लेता है। अब थर्ड आ जाता है
कि बिगिन टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन। नहीं, ये कॉन्सेप्ट गलत है, क्योंकि कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट उसे नहीं पता होता। कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट उसे पता चलता है जब 7 से 11 साल की एज में बच्चा आता है, और ठीक है, ऑपरेशनल स्टेज जो होती है उसके अंदर वो कंजर्वेशन का ऑब्जेक्ट सीखता है, और जो एब्स्ट्रैक्ट थॉट जो होती हैं उसकी वो स्टार्ट होती है हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है सेकंड है। अब है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्कूल कल्चर, क्या होता है, क्या होता है स्कूल कल्चर। तो स्कूल कल्चर में क्या होगा, ये होता है इट रेफर्स टू द बिलीव्स, परसेप्शन की इसके अंदर क्या होता है, बिलीफ होते हैं, विश्वास होते हैं, लोगों के परसेप्शन होते हैं, ठीक है, संकल्पनाएं होती हैं, रिलेशनशिप्स जो होते हैं, एटीट्यूड होता है, रिटन और अनरिटन रूल्स होते हैं। कुछ रूल जो होते हैं वो रिटन होते हैं, कुछ अनरिटन होते हैं। तो स्कूल के कल्चर में आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। इट रेफर्स टू द सोशल कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल्स, कि नहीं, अब ये क्यों नहीं होगा, ये इसलिए नहीं होगा कि इसमें सिर्फ सोशल कॉम्पिटेंसीज और स्किल्स के बारे में बात की है, लेकिन जब आप एक बच्चा, आप अपना खुद देखिए, जब हम स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे हम रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं, हमारा एटीट्यूड होता है, कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं स्कूल के। ठीक है, अब आ जाते ये थर्ड देखिए कि रेफर्स टू द रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन दैट हेल्प द स्टूडेंट टू बी सोशली कॉम्पिटेंट। ये भी नहीं है कि खाली हम स्कूल में ये थोड़ी ना रिसोर्सेज और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाते हैं कॉम्पिटेंट बनने के लिए। अब है इंटरेक्शन विद द पीयर, खाली आप पीयर से इंटरेक्शन करने भी स्कूल में नहीं जाते। तो इन सब तीनों का 2, 3 और 4 का कॉम्बिनेशन आपको फर्स्ट वाले में मिल रहा है। तो अब आ जाता है व्हाट डज कॉग्निटिव डोमेन इन्वॉल्व। कॉग्निटिव डोमेन हमारा क्या होता है, तो कॉग्निटिव डोमेन मतलब जितनी भी आपकी मेंटल एक्टिविटीज़ आप कर रहे हो, आप सोच रहे हो, आपके दिमाग में इमेज फॉर्मेशन हो रही है, आप सेंसेस का यूज़ कर रहे हो, ठीक है, जितनी भी माइंड एक्टिविटी से रिलेटेड जो काम कर रहे हो वो सारे हमारे कॉग्निटिव डोमेन में आएगा। कि आप मेमोरी है आपकी, आप किसी चीज़ को रिकॉल कर रहे हो, रिकॉग्नाइज कर रहे हो, ये सारे हमारा, आप सबको कि हमारे पता है हमारे 3 डोमेन होते हैं। कॉग्निटिव होता है हमारा जिसके अंदर माइंड से रिलेटेड होता है हमारा, ठीक है, और जो हमारा दूसरा होता है अफेक्टिव डोमेन जो हमारी फीलिंग से रिलेटेड होता है, जिसके अंदर हम अलग अलग फीलिंग्स के बारे में सिखाते हैं कि वो बच्चे को। और फिर होता है हमारा साइकोमोटर डोमेन जिसके अंदर डूइंग, की जो भी हमारी ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स हैं उसको करना हम उसमें बताते हैं। अब तो इसमें आ जाता है ये मेंटल स्किल से रिलेटेड होता है, फिज़िकल ग्रोथ का रोल नहीं है, क्योंकि कई लोगों की ग्रोथ फिज़िकल नहीं हो पाती लेकिन उनका मेंटल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है। मैनुअल और फिज़िकल स्किल्स नहीं, खाली मैनुअल और फिज़िकल स्किल्स नहीं है इसके अंदर, फीलिंग और इमोशनल तो हमारा है ही नहीं, क्योंकि जो अब देखो फिज़िकल स्किल्स के बारे में बात की है ना, तो यानी ये ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर स्किल्स से रिलेटेड है, तो ये हमारा साइकोमोटर डोमेन में आ जाएगा और 4th वाला आ जाएगा हमारा अफेक्टिव डोमेन में। अब आ जाता है व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंडरी सोशलाइजेशन। सेकेंडरी सोशलाइजेशन क्या होता है, सबसे पहले आप देखो जो बच्चे का प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है वो उसकी माँ के साथ, वो उसके घर वालों के साथ होता है। उसके बाद सेकेंडरी सोशलाइजेशन का होता है, मतलब इसके अंदर है कि जब बच्चा थोड़ा थोड़ा क्या कहते हैं ग्रो होने लगता है, तो इम्पोर्टेंट लेसन इन सोशल कंडक्ट फ्रॉम हिज पीयर्स, कि जो उसके जो साथी होते हैं उनके साथ जो वो सीखता है वो उसका सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है, ठीक है। क्योंकि जो प्राइमरी सोशलाइजेशन तो उसका क्या होगा, उसका घर से होगा। सेकेंडरी सोशलाइजेशन अब उसका पीयर मतलब जिनके साथ वो खेल रहा है, ठीक है, या जो उसका नेबरहुड है, वो सब सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आ जाएंगे। अब जैसे सेकंड क्यों नहीं होगा, सेकंड में बोला है प्रोसेस ऑफ डिस्कार्डिंग फॉर्मर बिहेवियर पैटर्न्स एंड एक्सेप्टिंग न्यू वंस एज अ पार्ट ऑफ ट्रांजिशन इन वंस लाइफ। कि पहले वाले ऐसा तो नहीं है कि अगर आपका सेकेंडरी सोशलाइजेशन हो रहा है तो आप प्राइमरी वाले को भूल जाओगे, तो ये गलत है कि फॉर्मर बिहेवियर पैटर्न्स को हम इसके अंदर भूलते नहीं हैं, ठीक है। और अब आ जाता है थर्ड, देखिए
कि सोशलाइजेशन ऑफ इन्फेंट इन द प्राइमरी और अर्लीस्ट ईयर्स ऑफ लाइफ, नहीं ये भी नहीं है कि खाली प्राइमरी इन्फेंट का तो क्या कहते हैं उसका प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है ना उसके घर में, ये थर्ड भी गलत है। और फोर्थ क्या है कि जिसके अंदर मैन कल्चर ग्रुप के बारे में सीखता है और ज्वाइन करना चाहता है ग्रुप को, नहीं ये भी नहीं है। तो सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल होगा कि बच्चा सेकेंडरी में होगा, अपने नेबरहुड में खेलने जाता है, अपने दोस्तों के साथ मिलता है, उनके साथ खेलता है, अपने स्कूल में जाता है, तो सेकेंडरी सोशलाइजेशन इसका फर्स्ट है। अब कि 4 कॉग्निटिव स्टेजेस जो हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में किसने कहा था, तो ये स्टेजेस हमारे किसने कहा था, पियाजे ने बताई थी। इन्फेंसी स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ऑपरेशनल कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, तो ये किसने बताई थी, पियाजे ने बताई थी। लेकिन जो स्किनर है, स्किनर ने तो क्या है कंडीशनिंग की थ्योरी दी है, ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में बोला है। वॉटसन की थ्योरी भी ऑपरेंट कंडीशनिंग से रिलेटेड है और वाइगोट्स्की की थ्योरी किससे रिलेटेड है, हमारा सोशल कल्चरल एस्पेक्ट से रिलेटेड है। तो थर्ड सही है। अब है व्हाट इज़ चाइल्ड रियरिंग ऑल्सो कॉल्ड, तो चाइल्ड रियरिंग क्या होता है, चाइल्ड रियरिंग का मतलब होता है पेरेंटिंग, कि बच्चे की मतलब चाइल्ड रियरिंग बच्चों को उत्पन्न करना और उसके बारे में देखना, ये सारे पेरेंटिंग से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो अब एडल्सेंस, अडल्टहुड और टीचिंग इसका नहीं है, क्योंकि बच्चे का पालन पोषण और उसको सारी चीज़ें क्या होगा पेरेंटिंग से रिलेटेड होती है। अब है मैच्योरेशन क्या होता है, मैच्योरेशन का मतलब है कि अनफोल्डिंग ऑफ इंडिविजुअल्स इनहेरिटेंट ट्रेड्स। मैच्योर, अब आप देखो कहते हैं मैच्योरिटी जब आती है तभी कोई इंसान किस चीज़ को लर्निंग होगी, लर्निंग मतलब मैच्योरिटी आती है उसके बाद लर्निंग होती है। आप ये याद रखना, मान लो कि आप कोई अभी बच्चा 6 महीने का बच्चा और उस 6 महीने के बच्चे को आप टेबल सिखा रहे हो, क्या वो लर्न कर लेगा टेबल, नहीं करेगा। ठीक है, आप उसको मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न सिखा रहे हो, नहीं करेगा भाई, क्योंकि वो अभी मैच्योर नहीं हुआ है उस लर्निंग को करने के लिए। तो मैच्योरिटी क्या होती है, ये हमारा इनहेरिटेंट ट्रेट होता है जो ऑलमोस्ट सभी लोगों में जो है वो सेम स्टेजेस इसकी होती हैं, कुछ एक्सेप्शनल्स को छोड़ के। और जब मैच्योरिटी आती है तभी हम क्या है लर्निंग करना सीखते हैं। तो अब है एक्सरसाइज और एफर्ट से रिलेटेड होता है ये, नहीं मैच्योरेशन उससे रिलेटेड नहीं है। और कैपेबल ऑफ लर्निंग से भी नहीं है, बायोलॉजिकल और जेनेटिकल से भी नहीं है, बल्कि इसके अंदर ये अनफोल्डिंग जो हमारे इंसान के जो कुछ ट्रेट हैं उन सब चीज़ों को बाहर लाने का काम, वो मैच्योरिटी करने का काम वो क्या करता है, वो क्या करते हैं मैच्योरेशन में होता है। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है कि अब बोलना सीखना, जो स्पीकिंग है, कि हमें पता है कि इस एज का बच्चा बोलना स्टार्ट कर देगा कुछ वर्ड्स, ठीक है, तो वो मैच्योर हो रहा है तो इसलिए वो बोलना स्टार्ट कर रहा है। और लर्निंग क्या होगी, जब हम उसके अंदर और भी कुछ उसे सिखा रहे हैं कुछ इम्प्रूवमेंट करने के लिए, तो हमारे जो ट्रेड्स है उसको अनफोल्ड करना मतलब बाहर लाना ही मैच्योरेशन है। अब आ जाता है हमारा एज अ टीचर, क्या इज़ इट नेसेसरी फॉर अस to understand the easiest way to quantify child poverty by setting an absolute or relative monetary threshold। अब relative monetary threshold क्या होता है, कि एक टीचर होने के नाते क्या ये ज़रूरी है और कि अंडरस्टैंड करना कि बच्चे का पॉवर्टी सेटिंग, यानी कि अब ये क्या चीज़ है, सबसे पहले आपको रिलेटिव मॉनेटरी थ्रेशोल्ड के बारे में पता होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो एक्चुअल इनकम जो होती है पॉपुलेशन की एंड रिफ्लेक्ट्स चेंजेस इन कंजप्शन, तो ये रिलेटिव मॉनेटरी थ्रेशोल्ड होता है जिसके अंदर जो एक पॉपुलेशन की एक्चुअल इनकम क्या है और उसका उस इनकम के अकॉर्डिंग वो कंजप्शन में कैसे चेंजेस ला रहा है। मान लो अगर आपकी इनकम बढ़ती है, ठीक है, अगर आपकी सैलरी अभी आपकी नौकरी लग जाती है, मान लो अभी आप बेरोज़गार हो, ठीक है, तो और एकदम में नौकरी लग जाती है, 60,000 आपकी सैलरी होती है, तो आप अपना कंजप्शन भी क्या करोगे, बढ़ाओगे। तो जो इनकम है पॉपुलेशन की उसके बाद अगर इंक्रीज़ होगी, ठीक है, एक्चुअल इनकम या डिक्रीज़ होगी, उस इनकम से कंजप्शन का जो रिलेशन बताएगा, जो डेवलपमेंट बताएगा, वो रिलेटिव मॉनेटरी थ्रेशोल्ड है। ठीक है, तो अब है इट एडजस्टेड फॉर फैमिली साइज एंड कंपोजिशन टू डिटरमाइन द पॉपुलेशन दैट इज़ लिविंग इन पॉवर्टी।
नहीं, ये भी नहीं है कि ये देखना कि कितने लोग पॉवर्टी में रह रहे हैं, इसका ये भी नहीं है, बल्कि और फिक्स और जनरली अपडेट फॉर द प्राइस चेंज के बारे में अपडेट करना ये भी नहीं होता, और यूएस डॉलर के बारे में तो है ही नहीं। तो मेनली इसका आपको मेनली बात बता दी है कि जिसका रिलेशन क्या होता है कि अगर एक इनकम में चेंज आया है और उस इनकम के चेंज के बाद कंजप्शन में चेंज आता ही हमारा रिलेटिव मॉनेटरी में आएगा। अब हाउ डू वी कल्चरल डाइवर्सिटी कि हमारे समाज में कल्चरल डाइवर्सिटी क्यों है, क्योंकि आपको खुद पता होना चाहिए इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें अलग अलग कल्चर के, अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। तो अब है हाउ डू वी हैव, हमारे में क्यों है इतनी, बाय वेरिंग बैकग्राउंड रिस्पोंड एंड डेवलप देमसेल्व्स डिफरेंटली, क्या इसलिए कि जिससे कि हम अलग अलग रिस्पॉन्स करें और अलग अलग हमारा डेवलपमेंट हो? नहीं, ऐसा तो नहीं है, बल्कि कल्चरल डाइवर्सिटी हमें अलग होना थोड़ी ना दिखाती है, बल्कि हमें यूनिटी के बारे में बताती है कि हम अलग कल्चरल डाइवर्सिटी है वो अच्छी बात है और हम हर चीज़ों को सेलिब्रेट करें, यूनिटी दिखाएं। बाय बिहेविंग डिफरेंटली ड्यू टू एजुकेशनल डिफरेंस, तो अब इसके अंदर है कि एजुकेशनल डिफरेंस के अकॉर्डिंग हम ऐसा बिहेव करेंगे। ऐसी बात भी नहीं है कि आप इसलिए डिफरेंट हो, कि आपका कल्चर इसलिए डिफरेंट है उसके अंदर क्योंकि आपका एजुकेशन के अंदर डिफरेंस है, ये भी गलत है। बल्कि क्या है, ये रिज़ल्ट है कि जो जिस जोग्राफिकल एरिया में लोकेशन में रह रहा है वहाँ के लोग जिस रिलीजन को बिलीव करते हैं, लिविंग स्टाइल कैसा है। अगर आप मान लो आप रह रहे हो साउथ इंडिया में रह रहे हो, देखते हो कि इधर जो गर्मी ज़्यादा है तो वहाँ पे लोग कैसे उनका क्लोथिंग हो जाती है, उनकी भाषा क्या है। तो जोग्राफिकल रीजन है, आप जा रहे हो, आप किसी क्या कहते हैं पहाड़ी इलाके में जा रहे हो तो वहाँ का कल्चर, वहाँ का रिलीजन, वहाँ का पहनावा अलग होगा। तो ये क्या होता है, ये इन सब चीज़ों पे रिलेट करता है। और वर्च्यू ऑफ इकोनॉमिक नॉलेज और डिसीजन टेकिंग इन फाइनेंशियल मैटर से भी ये रिलेटेड नहीं होता। अब आ जाता है कि व्हाट इज़ द एक्सप्लेनेशन जॉर्ज हर्बर्ट मेड गेव फॉर सोशलाइजेशन, कि कौन सी एक्सप्लेनेशन दी थी जॉर्ज हर्बर्ट मेड ने सोशलाइजेशन के लिए। वो मानते थे, वो बिलीव करते थे कि जो इंडिविजुअल का जो सोशल एक्सपीरियंस जो होता है एक प्राइमरी डिटर्मिनेंट होता है ऑफ इंडिविजुअल आइडेंटिटी विच ही कॉल्ड एज सेल्फ, कि जो इंडिविजुअल का सोशल एक्सपीरियंस एक जो द सेल्फ को उन्होंने नाम दिया, ठीक है, जो भी इंडिविजुअल का एक्सपीरियंस होता है उससे रिलेटेड। अब ये एक थ्योरी है, ठीक है, उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन आ गया है। और अब यहाँ पे ही बिलीव्ड इन द इम्पोर्टेंट रिएक्शंस ऑफ अदर्स, ये तो मैं भी स्किप करना चाहूँगी। अब इट is one of the factors that influence how children learn and grow. Assimilation means, अब assimilation कैसे, कि बताओ assimilation क्या होता है और assimilation में क्या चीज़ें। सबसे पहले assimilation का मतलब पता होना चाहिए। assimilation का मतलब होता है कि आपने कुछ सीखा, ठीक है, और उसके अंदर आप कुछ एडिशन कर रहे हो, ठीक है, तो वो आता है आपका एसिमिलेशन, कि आपने एक चीज़ सीखी है, आपको वैसे सिमिलर कुछ चीज़ मिल रही है या आप कुछ उसके अंदर एडिशन कर रहे हो, ठीक है, तो वो आ जाता है आपका एसिमिलेशन। अब जो एसिमिलेशन की कौन सा इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स, कि कौन सा फैक्टर क्या इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस हाउ चिल्ड्रन लर्न एंड ग्रो एसिमिलेशन, कि कौन सा फैक्टर बताओ, इसमें से एक फैक्टर बताओ जो बच्चे को इन्फ्लुएंस करता है और एसिमिलेशन में बढ़ाने में। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू आवर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमा, जो हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसके अंदर कुछ एडिशन करना ही एसिमिलेशन होता है। हाँ, ये सही बात है, क्योंकि आपको पता है कि जो दो वर्ड होते हैं, एक होता है हमारा एसिमिलेशन, एक होता है हमारा
अकोमोडेशन, एसिमिलेशन है कि आपने पहले से कुछ जो सीखा है उसके अंदर आप कुछ ऐड कर दो, और अकोमोडेशन होता है कि आप उसके अंदर कुछ चेंजेस करो, उसके अंदर कुछ मॉडिफाई करो, मॉडिफिकेशन लाओ। तो अब इसके अंदर पहला ही ये सही है कि जो आपका जो स्कीमा है, जो आपने संकल्पना और ये सारे बना रखी हैं पहले से स्कीमा है कि एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में, अब उसके अंदर कुछ ऐड कर दो तो वो एसिमिलेशन हो जाएगा। अब ये सही है। अब दूसरा है चेंजिंग और ऑल्टरिंग आवर एग्जिस्टिंग स्कीमा इन लाइट ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन, कि चेंज करना तो रिलेटेड नहीं है, क्योंकि मैंने बोला था जो चेंज करना होता है वो अकोमोडेशन से रिलेटेड होता है, और लेकिन जो उसके अंदर ऐड करना वो एसिमिलेशन होता है। मूविंग फ्रॉम वन स्टेज ऑफ थॉट टू द नेक्स्ट, कि एक स्टेज से दूसरे स्टेज पर जाना नहीं, बल्कि जो मेन इसका यही आप ध्यान से रखो कि उसके अंदर कुछ हम एडिशन करते हैं। फोर्थ भी क्यों नहीं होगा, फोर्थ होगा मॉडिफाई एग्जिस्टिंग स्कीमा और आइडियाज़, की मॉडिफाई नहीं करेंगे। ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं। मॉडिफाई जब होगा, अकोमोडेशन लिखा होता तब हम मॉडिफाई करते हैं, हम तो पहले वाले में ही कुछ ऐड कर रहे हैं। तो इसका फर्स्ट सही है। अब विच साइकोलॉजिस्ट गेव द 3 डोमेन ऑफ लर्निंग, किसने बोला? जो बेंजामिन ब्लूम थे, उन ब्लूम ने बोले थे 3 डोमेन्स बोले थे। एक तो हमारा कॉग्निटिव डोमेन, जो हमने पहले भी डिस्कस अभी किया था ऊपर के क्वेश्चंस में। एक कॉग्निटिव डोमेन जो हमारे माइंड से रिलेटेड होता है, जो भी हम काम करते हैं, जितने भी स्टडी का और ये सारी चीज़ें हमारे माइंड से रिलेटेड होती है। एक अफेक्टिव डोमेन जो हमारा फीलिंग पार्ट होता है, कि दूसरों की फीलिंग्स को समझना, अपनी फीलिंग्स को समझना, अपने देश के लिए, समाज के लिए, हर चीज़ जो फीलिंग फैक्टर होता है वो होता है। और एक होता है हमारा साइकोमोटर। साइकोमोटर मतलब करके दिखाना, डूइंग एस्पेक्ट होता है साइकोमोटर, जिसके अंदर एक ग्रोस मोटर स्किल्स होती है और फाइन मोटर स्किल्स होती हैं। तो ग्रोस मोटर स्किल्स होती हैं जिसके अंदर हमारी मोस्टली बॉडी का हर पार्ट यूज़ हो रहा होता है, जैसे डांस करना, ठीक है, वॉक करना, जंप करना। और फाइन मोटर स्किल्स होती हैं जिसके अंदर हमारे बॉडी के कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स यूज़ होते हैं, जैसे हमारा जो पेंटिंग कर रहे हैं तो उसमें हमारे फिंगर्स बहुत अच्छे से यूज़ हो रही हैं, ठीक है, हम कोई पोस्टर्स बना रहे हैं। तो ये सारे उन्होंने बोले थे। जीन पियाजे की थ्योरी तो आपको पता ही है, जिन्होंने क्या बोली थी, 4 स्टेजेस बताई थी। वाइगोट्स्की की कल्चरल वाली थी, ठीक है, सोशल कल्चरल का। और जो चॉम्स्की की लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में इन्होंने बोला है, ठीक है। तो अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट वर्ड, डज डेवलपमेंट इम्प्लाई, कि डेवलपमेंट क्या होता है, क्या इम्प्लीकेशन होती है। अनफोल्डिंग ऑफ इंडिविजुअल्स इनहेरिटेंट ट्रेड्स, कि यार डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि जो इंडिविजुअल के पहले के जो ट्रेड्स है उसको बाहर निकालना नहीं, ये तो हमारा मैच्योरेशन होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर बच्चा 2 साल का है तो 2 साल का बच्चा क्या क्या कर सकता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो, अब जैसे आप 6 महीने का बच्चा तो नहीं है कि भागने लग जाएगा, एक्सेप्शन ना हो तो, कि टेबल सीखेगा, ये सीखेगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट वाला जो अनफोल्डिंग ऑफ इंडिविजुअल के इनहेरिटेंट ट्रेड्स को तो मैच्योर करना उस इंसान को, वो मैच्योरेशन से रिलेटेड है। अब डेवलपमेंट का मतलब होता है, क्या कहते हैं, हमारा क्वालिटेटिव चेंजेस लाना। डेवलपमेंट के अंदर जो एक वाइडर कॉन्सेप्ट होता है जिसके अंदर ग्रोथ इंक्लूड होती है, ठीक है, ग्रोथ भी डेवलपमेंट का पार्ट होता है। और अब क्वांटिटेटिव चेंजेस नहीं, क्वांटिटेटिव चेंजेस खाली होगा तो हम ग्रोथ बोलेंगे। और इंक्रीज इन हाइट, वेट एंड लेंथ, ये भी ग्रोथ का पार्ट है। तो ये सही क्या है, क्वालिटेटिव चेंजेस एक के अंदर लाना। तो अलग अलग डेवलपमेंट होते हैं ना, हमारा फिजिकल डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट है, इमोशनली कितना डेवलप हुआ है, ठीक है, ये सारे जो है हमारा एस्थेटिक डेवलपमेंट कितना है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं बच्चे का हमें ऑलराउंड डेवलपमेंट करना होता है, खाली एक ही डेवलपमेंट से काम नहीं होता। अब आ जाता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, लर्निंग इज़ प्रोडक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। ये जो लर्निंग है, जो सीखना है, वो एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट है। ये क्या है इसका एक्सप्रेशन का मीनिंग, कि लर्निंग इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। हाँ सही तो है, क्योंकि जो हम लर्निंग करते हैं वो क्या होता है, एनवायरनमेंट से हम बहुत कुछ सीखते हैं,
अब जितनी भी चीज़ें आप मोस्टली क्या होते हैं, हमने पढ़ा है कि जो हमारी जो जेनेटिक होती है, जो हमारी हेरिडिटी होती है, वो एक लिमिट तय कर देती है कि ये इंसान इतनी लिमिट तक सीख सकता है, ये लिमिट है उसकी। अब उस लिमिट के अंदर आप उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे कर रहे हो, कैसा एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड हो रहा है। मान लो कि आपके पास लिमिट तय कर देना का मतलब है कि आप दो कज़न हो या दो बहनें हो, भाई हो, आप दोनों को क्या दिया, दोनों को 100 रुपीज़ दे दिए, यानी वो हेरिडिटी है कि आपके पेरेंट्स ने आपको एक लिमिट दे दी, जीन्स हैं कि 100 रुपये आप दोनों को इक्वली डिवाइड हुए। अब उस 100 रुपये की लिमिट है और आपको मैक्सिमम एक पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है और उसके अंदर आपको खाना अरेंज करना है। अब उस 100 रुपये का मैक्सिमम आप यूज़ कर सकते हो बस। तो अब उसका आप कैसे यूज़ कर रहे हो, कितनी वैरायटी ला रहे हो, क्या ला रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, वो आपका एनवायरनमेंट प्रोवाइड होता है। तो अब लर्निंग इज़ थ्रू द मॉडिफिकेशन एंड रीमोडिफिकेशन बाय द ऑब्जेक्ट्स एंड इंडिविजुअल इन द एनवायरनमेंट। हाँ, तो ये बिल्कुल ही तो सही तो है ये, क्योंकि जो लर्निंग होती है उसके अंदर हम मॉडिफाई करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपने एक बार कुछ सीख लिया और कुछ नया आ रहा है आप उसको मॉडिफाई नहीं करोगे। पहले हम क्या करते थे, वो बटन वाले फ़ोन चलाते थे, फिर हम टच वाले फ़ोन चला रहे हैं पहले, ठीक है। अब पहले पीसी का यूज़ करते थे, लैपटॉप का यूज़ करते हैं, टैब का यूज़ करते हैं। तो ये सारी क्या है, जो हमारी लर्निंग होती है वो मॉडिफाई होती रहती है। कुछ चेंजेस हुए फिर वो रीमोडिफाई होएगी, और वो रीमोडिफाई कैसे होती है, ऑब्जेक्ट्स के द्वारा, कि ऑब्जेक्ट्स हैं, नई टेक्निक हैं, इंडिविजुअल जितने भी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं उनकी वजह से होती है। अब सेकंड आ जाता है लर्निंग इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। हाँ, ये सही है कि लर्निंग जो है मॉडिफाई करना होता है बिहेवियर को, लेकिन जो फर्स्ट वाला ज़्यादा सही इसलिए है क्योंकि उसमें बोला कि मॉडिफाई कर रहे हैं, कुछ मॉडिफाई करने के बाद कुछ नीड रह गई तो हम रीमॉडिफाई कर रहे हैं, और ऑब्जेक्ट से, इंडिविजुअल से। अगर फर्स्ट वाला नहीं दिया होता तो हम इसको लगा सकते थे कि लर्निंग इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, लेकिन जो फर्स्ट वाले में और डीपली और क्लियरली बोला है। तो अब थर्ड आ जाता है लर्निंग इज़ अ प्रोसेस दैट हैपन्स बोथ फिज़िकली एंड मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर। कि लर्निंग जो होती है वो फिज़िकल और मेंटल डेवलपमेंट होता है खाली, ये ज़रूरी नहीं है, और भी तो सारे डेवलपमेंट होते हैं। फिज़िकल और मेंटली आप डेवलप हो गए, लेकिन आप इमोशनली बहुत कमज़ोर हो, इमोशनल डेवलपमेंट आपका नहीं हुआ, आपको एस्थेटिक डेवलपमेंट नहीं है, आपका मोरल डेवलपमेंट बहुत ख़राब है, आपका सोशल आप डेवलप नहीं हो, बदतमीजी से बात करते हो, एडजस्ट नहीं हो पाते, तो वो तो नहीं हो पाएगा। थर्ड गलत है। अब लर्निंग इज़ अ प्रोसेस दैट हैपन्स थ्रू एक्सपीरियंसेस। की लर्निंग का जो प्रोसेस है वो एक्सपीरियंसेस के थ्रू होता है। क्या ये सही तो है ये कि लर्निंग जो हमें एक्सपीरियंस से मिलती है, लेकिन लर्निंग के अंदर हमारा मेन काम होता है कि मॉडिफिकेशन लेके आना, ठीक है। तो इसलिए हम क्या आएंगे, सबसे सटीक आंसर इसका पहले वाला होगा, मॉडिफाई करो। जैसे आप अभी आज इससे फ़ोन से पढ़ रहे हो, अगर कुछ नई टेक्निक आ गई, कुछ अच्छी वैरायटी आ गई भविष्य में, तो आप उससे पढ़ोगे, ठीक है। अब आ जाता है हमारा विच कैटेगरी डज दिस स्पेसिफिकेशन बिलोंग्स टू। किससे बिलोंग करता है, बिल्ड्स अ स्ट्रक्चर और पैटर्न फ्रॉम डाइवर्स एलिमेंट्स। कि बिल्ड करना, स्ट्रक्चर बिल्ड करना और पैटर्न बिल्ड करना डाइवर्स एलिमेंट्स से। तो इसका मतलब होता है हम क्रिएशन कर रहे हैं किसी चीज़ का। कोई भी आप एक स्ट्रक्चर बना रहे हो, कोई पैटर्न बना रहे हो, मान लो जो कुछ आपने बहुत देखे होंगे क्रिएटिव लोग, मान लो यहाँ पे कुछ वेस्ट है, अलग अलग आपने सोचा स्टोर रूम में रख दी, ये यूज़लेस चीज़ें हैं, लेकिन वहीं कुछ जो लोग होते हैं उसी वेस्ट में से बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें बना देते हैं, कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। या तो वो क्या होता है, या अभी यहाँ पे कोई पेंटिंग बना देगा, कोई स्टोरी लिख देगा, ठीक है, कोई अच्छा सा, हर चीज़ की क्रिएटिविटी होती है, कोई डांस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये सब क्रिएटिविटी का पार्ट होता है। तो बिल्ड करते हैं उसमें हम। तो ये क्या है, हमारा क्रिएटिंग से रिलेटेड होता है, एक डाइवर्सिफिकेशन होता है इसके अंदर। एनालिसिस क्यों नहीं होगा, एनालाइज का मतलब होता है कि ब्रेक डाउन करना और हर पार्ट को अच्छे से पढ़ना। अब इसके अंदर हम ब्रेक डाउन तो नहीं कर रहे हैं,
ठीक है। हम एक स्ट्रक्चर का बिल्डिंग कर रहे हैं, डाइवर्सिफाई एलिमेंट है, जबकि एनालिसिस क्या होता है, जो एक चीज़ हो गई होती है उसका हर पार्ट को ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे पार्ट्स को पढ़ना, ठीक है, वो होता है एनालिसिस करना। रिमेंबर मतलब याद करना, इवेलुएट तो है ही नहीं है कि इवेलुएशन नहीं कर रहे हैं आप, ठीक है। तो अब यहाँ पे आगे आप क्रिएशन कर रहे हैं किस चीज़ का, क्रिएटिविटी से ये रिलेटेड है। अब नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज़ प्रोमिनेंट फॉर चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 2 ईयर्स के बच्चों के लिए क्या ज़रूरी है, यानी इन्फेंट चाइल्ड है उसके लिए क्या चाहिए। दे लव टू टॉक एंड लिसन, क्या उन्हें बातें करना पसंद है। क्या आपको लगता है कि 2 साल या 1.5 साल का बच्चा बातें करने में इंटरेस्ट है, बल्कि उनको एक्सपीरियंस करना पसंद है कि सेंसेस से वो हर चीज़ों को ऐसे छू के देखते हैं, ठीक है। कुछ भी चीज़ें वहाँ जाएंगे वो उसको पकड़ेंगे, उसको निगलने की कोशिश करते हैं, उसको हर चीज़ को सक करने की कोशिश करते हैं। कोई भी चीज़ मिलेगी उसको सक करना शुरू कर देते हैं, चूसना शुरू कर देते हैं। तो वो अपने सेंस ऑर्गन्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, अपनी सेंसेस का, आवाज़ कहाँ से आ रही है उसका ये देखते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड वाला इसका बिल्कुल करेक्ट है। अब थर्ड है दे इनहिबिट इम्प्रूवमेंट ऑफ वर्बल एबिलिटी एंड डेवलप कॉन्सेप्ट। इम्प्रूवमेंट वर्बल एबिलिटी में दिखाएंगे नहीं तो, बल्कि वर्बल एबिलिटी ये सारी चीज़ें कब उनकी होंगी, जो उनका लैंग्वेज का डेवलपमेंट जो होगा वो हमारा क्या कहते हैं जो हमारा चाइल्डहुड में होगा, ठीक है। और फिर आ जाता है हमारा दे एक्वायर अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन भी नहीं है तो ये क्या है इसका, सेंसेस से वो सारी चीज़ों को करते हैं, ठीक है। अब आ जाता है हमारा व्हाट डज दिस फ्रेज मीन, सोशलाइजेशन इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। सोशलाइजेशन तो है ही, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस ही तो है ये थोड़ी ना आप कह दो कि आज मैं सोशलाइज हो गया अब मैं आगे से कुछ नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। ये एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, टाइम में चेंज आएगा, सिचुएशन चेंज होगी, आपको अपना सोशलाइजेशन के प्रोसेस में भी वैसे ही चेंज लाना पड़ेगा। तो सोसाइटी जो होती है इंटेंड टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर अनकॉन्शियसली, कि सोसाइटी बिना कुछ सोचे समझे अनकॉन्शियसली किसी को कंट्रोल करती है मेंबर्स को, नहीं ये तो बिल्कुल गलत बात है। और अब क्योंकि अनकॉन्शियसली आपसे ज़बरदस्ती थोड़ी ना ये कि आपको कोई सूद बुद्धि नहीं है, आप किसी और दुनिया में हो, ऐसा तो है नहीं। अब मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी ट्रांसमिट इट्स कल्चर टू द नेक्स्ट जनरेशन। हाँ ये है कि जो मेंबर होते हैं सोसाइटी के वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या करते हैं, अपने कल्चर का ट्रांसमिशन करते हैं और ये कंटिन्यू चलता रहता है। जैसे आपके पेरेंट्स ने आपके ग्रैंड पेरेंट्स से सीखा होगा, दादा दादी नाना नानी इनसे सीखा, अब वही चीज़ें वो आप कल्चर ट्रांसमिशन आपको सिखा रहे हैं, आप उसको अपने फर्दर नई पीढ़ी को सिखाओगे। तो ये क्या है आपका, ये ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है। और आप कॉन्शियसली ये सब कर रहे हो, अनकॉन्शियस माइंड से नहीं हो रहा, ठीक है, कॉन्शियस माइंड से आप ये करोगे। अब इट रेफर्स टू द नॉलेज और स्किल एक्वायर्ड बाय इंस्ट्रक्शन और स्टडी से सोशलाइजेशन नहीं होता, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। अब चिल्ड्रन learn their language, custom, norms and values in the family। जो चिल्ड्रन जो है लैंग्वेज भी सीखते हैं, कस्टम भी सीखते हैं, नॉर्म्स और वैल्यूज़ भी सीखते हैं, लेकिन सोशलाइजेशन सिर्फ फैमिली नहीं होती, सोशलाइजेशन पूरी सोसाइटी होती है हमारी। तो ये एक सीमित दायरा नहीं है, तो फोर्थ में तो ये सीमित दायरा बता रहा है। तो अभी ये क्या है हमारा सेकंड में है, जब हम नेक्स्ट जनरेशन को करते हैं और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है, तो ये सेकंड वाला इसमें होगा। नेक्स्ट जनरेशन को आप पढ़ा दे रहे हो। अब आ जाता है चिल्ड्रन की नीड जो होती हैं वो ब्रॉडली हम क्लासीफाई किस में कर सकते हैं। जो बच्चे की नीड होती है वो ब्रॉडली हम 4 टाइप्स में क्लासीफाई होती है कि बच्चे की क्या क्या नीड है। देखो मेनली जो अगर हम उसके संदर्भ में देखें कि नीड जो होती है बच्चे की, जो बेसिक नीड होती हैं जो 4 टाइप की, वो यही होती हैं कि बच्चे को आवश्यकता उनकी क्या कहते हैं, उनको अच्छे से रीडिंग आए, लिसनिंग हो, स्पीकिंग कर पाएँ, राइटिंग कर पाएँ। तो मेन तो ये 4 चीज़ें ही होती हैं उनकी। तो बेसिक जो हम ब्रॉडली इनको 4 टाइप्स की नीड्स हम बोल सकते हैं। अब है कीवर्ड्स, डिफाइन, नो, लेबल, लिस्ट, ये सारे किस में आते हैं, ये सारे आते हैं डेफिनेशन बता पाएगा, जान पाएगा, लेबल कर पाएगा, लिस्ट कर पाएगा। तो ये सारे किस में आएंगे, ये हमने पढ़ी थी जो क्या कहते हैं
ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है, ब्लूम की टैक्सोनॉमी में उन्होंने कॉग्निटिव डोमेन को लेकर बताया था, 6 चीज़ें बताई थी। सबसे पहले नॉलेज होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, फिर एप्लीकेशन होता है, एनालिसिस होता है, सिंथेसिस होता है और फिर इवेल्युएशन होता है। तो अब किसी चीज़ की सिर्फ डेफिनेशन बताना कि ये डिफ़ाइन कर सकते हैं, लेबल कर सकते हैं, इसकी लिस्ट बना सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी रिमेंबर से रिलेटेड है, याददाश्त से रिलेटेड है, यानी ये हमारा नॉलेज का पार्ट है। ठीक है, ये सारे वर्ड्स कीवर्ड्स हैं, ये आपको याद करने की आवश्यकता है, जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है। अंडरस्टैंडिंग में तो ये होता है कि जब उन चीज़ों का थोड़ा क्या कहते हैं ब्रॉड, उसका मीनिंग अगर ये बोलता ना कि मीनिंग बता पाएगा तो अंडरस्टैंडिंग में आता। एप्लीकेशन में होता है कि चीज़ों को अप्लाई कर पाएगा। इवेल्युएट तो सबसे लास्ट होता है कि सारी चीज़ों का इवेल्युएशन करना। तो अब ये है, ये यहीं पे हम वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फर्दर जो नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस करेंगे।